बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। जुडिशल कमीशन का आज एक बड़ा अहम इजलास हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने एक मरतबा फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याही अफरीदी के नाम एक खत लिखा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों के फैसले तक जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए। ये सैयद मंसूर अली शाह साहब को आखिर हो क्या गया है, ये चाहते क्या हैं, इस पर बात करेंगे। और GHQ हमला केस में इमरान खान समेत 100 के करीब मुलजमों के खिलाफ फर्द जुर्म आयद हो गई है। क्या ये मामला मिलिट्री कोर्ट में जाने वाला है? ये मैं क्यों कह रहा हूं, इस पर भी बात करेंगे। और PTI पर औरत राज जो है वो मुसल्लत हो गया हुआ है। पहले बुशरा बेगम ने बुरा भला कहा, जो PTI की क़यादत है, और अब अलीमा खानम जो है इमरान खान की बहन, उन्होंने चढ़ाई की है गौहर अली खान पर, जो PTI के चेयरमैन है, और आगे से खरी खरी सुनी भी है फिर। और इमरान खान अपना आखिरी पत्ता जो है वो तकरीबन उन्होंने शो कर दिया है। अलीमा खानम कह रही है कि जनाब, उन्होंने कहा कि आज मैं अपना पत्ता शो करने लगा हूं, तो मैंने उसको रोका। जेल में बैठा हुआ शख्स जो है वो क्या पत्ता शो कर सकता है, वो पत्ता क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे, कल मैंने बिलाग किया था जराए से, जो मैंने खबर हासिल की थी कि फार्मेशन कमांडर्स की मीटिंग हुई, उसमें क्या हुआ, वो सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी थी। और अब उसका ISPR की तरफ से बाकायदा अलामिया जो है वो जारी हो गया हुआ है। वही बातें हैं जो कल मैंने जराए से खबर हासिल करके आपकी गोशगुजार की थी। और मैंने ये भी अर्ज किया था कि वहाँ जो गुफ्तगू हुई है उसका जो मैंने नतीजा किया है कि वो चाहते हैं कि जो सॉफ्ट स्टेट का कंसेप्ट है या तस्वर है या पॉलिसी है हुकूमत की, वो ख़त्म होनी चाहिए। कि जनाब, कानून से कोई इनहराफ कर रहा है तो कोई बात नहीं, नरमी कर दी जाए। हुकूमत जो है कोई मशरती इक़दार को तबाह कर रहा है तो उस हवाले से भी हुकूमत जो है वो नरमी का मुजाहरा करे। वो कहते हैं अब ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने हुकूमत से पुरजोर एक मुतालबा किया है। एक तो वही उन्होंने कश्मीर के हवाले से जो बात की है, गजा के हवाले से जो बात की है, वो फौज के जज्बात और अवाम के जज्बात जो हैं वो एक ही है। उन्होंने जो अवाम के और कौम के जज्बात हैं उसकी अक्कासी की है अपने एलामिये में। और दूसरा, जो दहशत गर्दी हो रही है पाकिस्तान में असले के साथ, उसकी बात की है और इस अज़्म का इज़हार किया है, उसके खात्मे की बात की है। और साथ ही डिजिटल दहशत गर्दी, जिसका कल मैंने जिक्र किया था कि उस पर बड़ी तफसील के साथ बात हुई है, तज्जियाती रिपोर्टें जो हैं वो पेश की गई हैं। तो उस पर भी उन्होंने जो रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है ना, जो प्रोपेगेंडा हो रहा है फौज के खिलाफ, मैंने तो ये डिजिटल दहशतगर्दी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, उनकी जो प्रेस रिलीज है उससे साफ पता चल रहा है वो किन लोगों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इल्ज़ाम क्या, वो क्या बता रहे हैं कि कौन लोग हैं जो रियासत के खिलाफ और रियासती इदारों के खिलाफ जो झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब 24 नवंबर की वो बात है कि जो फौज है वो तैनात हुई 245 आइन के आर्टिकल के तहत, हुकूमत के कहने पे वहाँ की सरकारी इमारतों की हिफाजत के लिए, और जो बाहर से वफूद आए हुए थे, बेलारूस के सदर आए हुए थे, एक बड़ा वफद आया हुआ था, उनकी हिफाजत के लिए और पुरअमन माहौल फराहम करने के लिए वो कहते हैं फौज तैनात थी। फौज तो वहाँ थी ही नहीं आगे, वहाँ तो रेंजर और पुलिस थी। PTI वालों को ये अंदाजा ही नहीं है कि रेंजर्स, पुलिस और फौज में क्या फर्क होता है। इन्होंने सारी चलाई जो है, सारा प्रोपेगेंडा जो है फौज के खिलाफ शुरू किया हुआ है। और जो फौज है, जो मैंने कहा ना रिपोर्टें पेश की गई, उनकी बुनियाद पे ज़ाहिर है, उन्हीं की बुनियाद पे ये प्रेस रिलीज जो है या एलामिया जो है ये जारी किया गया है। वो ये कहते हैं कि जनाब, ये पहले से तयशुदा प्रोपेगेंडा है, पहले ही तय कर रखा था, इन्होंने पहले ही तैयार करके रखा हुआ था। और बैरूनी इशारों पे, बैरूनी ताकतों के जरिए ये प्रोपेगेंडा हो रहा है। ये कह रही है फौज हमारी, ज़ाहिर इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रही है ना। तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो बाज़ सियासी अनासर कौन से हैं, वो कहते हैं अपने मज़मूम अज़ाइम के तसलसल को बरकरार रखने की खातिर ये हरकतें कर रहे हैं। कौन है जो फौज के खिलाफ मुसलसल एक ही बात किए जा रहा है। हाफिज आसिम मुनीर के खिलाफ कंपेन किसने शुरू की थी, किसने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की थी। और फिर फार्मेशन कमांडर्स के इजलास में जो मैंने कल भी अर्ज किया था, वो कह रहे थे हाफिज साहब जो हैं
ये पूरी फौज पे हमला हो रहा है, जो भी है, सिर्फ हाफिज साहब नहीं है, ये हम सब, मैंने कहा था ना वो हम सब आसम मुनीर हैं, ये मैंने बात की थी। तो उन्होंने कहा है ये जानबूझ के ये कर रहे हैं, उसका मकसद क्या है कि फौज, मुसल्लह फौज और अवाम के दरमियान रखना पैदा करना, दरार पैदा करना, इसलिए ये कर रहे हैं। अगर दरार पैदा होगी तो अदारे कमजोर होंगे, अदारे कमजोर होंगे तो फिर वही होगा जो लीबिया में हुआ, यमन में हुआ, शाम में हुआ, इराक में हुआ। ये आप लोगों ने देखा है, मैंने कल भी जिक्र किया था, अर्ज किया था। तो वो कहते हैं ये कोशिश की जो है ना गैर मुल्की ताकतों के सर पे जो ये हरकतें कर रहे हैं वो कामयाब नहीं होने देंगे। एक बात की उन्होंने, माशरती तकसीम जो है, जहरीला प्रोपेगेंडा जो है, उन्होंने ये कहा कि ये जो हो रहा है ना प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज वाली जो बात है, जो झूठ बोला जा रहा है जहां, वो कहते हैं इस जहरीले प्रोपेगेंडे के खात्मे के लिए हुकूमत सख्त से सख्त कवानीन और कवायद ज़वाबित बनाए और उन पर अमल दरामद करवाए। अमल दरामद किससे करवाना है? ये किस पे उन्होंने अदम किस अदारे की कारकर्दगी जो है उस पर अदम इत्मीनान का इज़हार किया है? जो कवानीन है उसमें अमल दरामद किसने करना होता है, किसने करवाना होता है? अदलिया ने करवाना होता है। और यहाँ अदलिया जो है गो टू सी वाला अगर माहौल रहे यहाँ पे, तो कैसे ये जो गैर मुल्की ताकतों के एजेंडे पे ये सारा काम हो रहा है, फौज को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, तो फिर कैसे मामला ठीक होंगे अगर अदलिया गो टू सी कहेगी? और फिर उन्होंने कहा कि जो फेक खबरें फैला रहे हैं ना, झूठी खबरें, उनकी निशानदेही होनी चाहिए और उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाना जरूरी है, वक्त का तकाजा है, ये उन्होंने कहा है। तो अगर इस हिस्से को देखा जाए उनकी प्रेस रिलीज की, जो डिजिटल दहशतगर्दी वाला मामला है, तो फिर ये झूठे भी लागत जो हैं वो भी नहीं बचेंगे। इसमें तो लतीफ खोसा साहब जो है वो भी फंसते हैं। अगर ऐसे कवानीन बन जाते हैं, वो जो उन्होंने 278 लाशें गिरा दी हुई हैं, तो उन्हें कहेंगे अब लाएं कहां हैं वो 278 लाशें, रिकवरी करवाएं, पकड़े उनको। ये फौज के खिलाफ जो नफरत पैदा करना है, ये कह रहे हैं जनाब पीका आ गया, जनाब कानून आ गया है, और जो ये डिजिटल दहशतगर्दी के हवाले से कवानीन बन रहे हैं, वो 5 साल सजा होगी जनाब, 10 लाख रुपए जुर्माना होगा, तरमीम की जा रही है जो, और फिर वो कहते हैं दूसरी दफा 20 लाख जुर्माना हो जाएगा। तो भाई मेरे सिर्फ उससे काम नहीं चलना। जो फौज के अंदर बगावत दिलवाने की कोशिश, मुल्क की सालमियत के खिलाफ काम करना, मुल्क के इस्तेहकाम के खिलाफ काम करना, दीगर दोस्त ममालिक के साथ तल्लुकात खराब करना, ये सारी चीजें कानून में लिखी हुई हैं, सजाएं इनकी लिखी हुई हैं। ताज़ीरात पाकिस्तान के जो दफात हैं इस हवाले से, या फिर जो फौज से मुतल्लिक़ कवानीन, उनमें इन जराइम का जिक्र है, तो उनके तहत कार्रवाई होगी तो बात बनेगी। ये जो सॉफ्ट स्टेट वाले इमेज लेके बैठे हुए हैं ना, या पॉलिसी बना के बैठे हुए हैं कि जनाब कुछ नहीं कहना किसी को, नरम रवैया रखना है, भाई ऐसे बात नहीं। अगर आपके घर पे कोई बच्चे जो क्रिकेट खेल रहे हैं बाहर, वो रोजाना शीशे, पहली दफा शीशे तोड़ेंगे, आप कहें चलो बच्चे यार खेल रहे, चलो बच्चे उधर चले जाओ, दूसरी दफा तोड़ेंगे, चलो कोई नहीं बेटा आइंदा नहीं करना, तीसरी मरतबा बर्दाश्त नहीं होगा, और तीसरी मरतबा फिर वो गेंद मार के आपका वो शीशा तोड़ दे, फिर आपको चलो दौड़ो जाके ग्राउंड खेलो, इतने कितने फिर रहे हो। ये वही रवैया इन्होंने इख्तियार किया हुआ है उन बच्चों जैसा, जो समझ रहे कि जनाब हमें कुछ नहीं कहना, ये घर वाले जो बड़े नरम दिल हैं। रियासत को नरम दिल होना चाहिए बहुत सारे मामलात में, अवाम की फलाह के लिए, बहबूद के लिए, लेकिन जहां दूसरे लोगों के हुकूक मुतासर हो रहे हैं वहां रियासत को सख्त होना चाहिए। ये ऐसे नहीं चलेगा जैसे ये चला रहे हैं हमारी हुकूमत जो है। ये फौज बिल्कुल ठीक कह रही है, जनाब पकड़िए इन सबको। और दूसरा ये जो मैं कह रहा हूं कि ये जो प्रोपेगेंडे वाली बात है, और जो औरत राज में कह रहा हूं कि जनाब वहां लागू हो गया होगा पीटीआई में। पहले आपको पता है बुशरा बेगम जो है, इन्होंने जो पीटीआई की जो पॉलिटिकल कमेटी है उसके इजलास में जो किया है, बुज़दिल, बेगैरत, और कुछ लोग तो कहते गधा का लफ्ज इस्तेमाल किया किसी साहब के लिए, उन्होंने इस तरह का जो रवैया उन्होंने इख्तियार किया, और फिर उसकी वजह से फूट भी पड़ी हुई है पीटीआई के अंदर। लोग उनको कबूल ही नहीं कर रहे बुशरा बेगम को। अब अलीमा खानम साहब हैं, उन्होंने लड़ाई कर दी, अडियाला जेल में वो गई हुई थी अपने भाई का केस सुनने के लिए, तो वहां गौहर अली खान जो पीटीआई के चेयरमैन है,
उनके ऊपर चढ़ाई कर दी। गौहर अली खान ने कहा ना कि 12 जो लोग हैं हमारे शहीद हुए हैं, तो जो मुझे समझ आई थी उसमें 12 शहीद टोटल वो बता रहे थे। 3 तो उनमें रेंजर्स के एहलकार थे, एक पुलिस वाला शहीद हुआ था, तो वो 12 बता रहे थे। तो वो उसके ऊपर चढ़ाई कर दी अलीमा खानम ने कि ये आपने 12 हलाकतें क्यों बताई, ये 278 क्यों नहीं बताया, 300 क्यों नहीं बताया, 400 क्यों नहीं बताया। तो उन्होंने आगे से कहा जनाब जो मेरे पास कवायफ हैं, जो मुसद्दका कवायफ हैं, मैंने तो उनके मुताबिक बात करनी है, वो 12 हैं जो मेरे पास है, मैं उनको सैकड़ों कैसे बता दूं, कैसे बना दूं मैं उनको। तो फिर वो कितने लापता में तो कितने हैं ना, ये अलीमा खानम कह रही है। तो उन्होंने कहा जनाब तो आप बता दें कि लापता की लिस्ट दे दें, हम तो ढूंढ रहे हैं जो लापता, हमने कमेटी बना दी हुई है कि पता करें कि कौन कौन लापता है, किधर है, कहां है, उनको हम हलाकतों में कैसे शुमार कर लें। तो फिर वो उन्होंने कहा वो डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। तो बीबी ने फिर ये कहा कि जनाब आप कितने लोग जो जान भाग हुए उनके घरों में गए हैं और जो जख्मी हुए हैं उनके घरों में गए हैं। तो इस पे गौहर अली खान ने जो बात की है ना, वो बहुत बड़ा तंज है। वो जो पीटीआई का झूठा प्रोपेगेंडा है ना, उसके मुंह पे तमंचा है। उन्होंने कहा जनाब ये इनसे पूछे, सलमान अकरम राजा से जनरल सेक्रेटरी हैं, इनसे पूछे कि उनके घर गए नहीं थे वो जो कंटेनर से गिर गया था, जो कंटेनर से गिर गया था, जिसका इन्होंने जनाजा भी बढ़ा दिया था कि ना वो नमाज पढ़ रहा था और वहां से वो रेंजर्स वालों ने नीचे धक्का दे दिया और वो नीचे आके पता नहीं मर गया। ये इन्होंने बनाया था ना, प्रोपेगेंडा किया था ना। वो कह रहे जो वो जो आप लोगों ने जिसको दफना भी दिया था हम उसकी आदत करके आए हैं, ये कहा। और फिर सलमान अकरम राजा ने जो बात की, बड़ी अक्ल की बात की, उन्होंने कहा बीबी से कहा कि खुदा के लिए जो अदालतों में बंदे पेश हो रहे हैं ना, उन्हें आप लापता ना कहें, वो दोनों कानूनदान हैं, उन्हें पता है कि ऐसा करने से जो केस है उनका खराब होगा। और फिर जो लेटेस्ट सर्वे आया है उसके मुताबिक जो इनका झूठा प्रोपेगेंडा है ना, 70% लोगों ने कहा है कि जनाब झूठ बोल रहे हैं, ये जो लाशों वाला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वहां सड़कों पे खून तो दिखा देना, अगर 100 200 300 बंदा फायरिंग से हलाक हो गया हो, जान बाक हुआ हो, तो वहां तो खून, सड़क पे खून ही खून होना था। किधर है वो खून? किसी ने देखा है कि सड़कें धोई जा रही हैं? जैसे बेनजीर की शहादत के बाद सड़कें धोई जा रही थी, तस्वीरें आई थी, सारा कुछ फुटेज सामने आई थी, जहां कोई है ऐसी फुटेज। बहरहाल ये अलीमा खानम जो ये भी वो जो प्रोपेगेंडा है ना, बैरूनी ताकतों के कंधे पे बैठ के जो उनके कहने पे ये प्रोपेगेंडा किया, अलीमा खानम साहबा जो है वो उसका हिस्सा है। और दूसरी जो उन्होंने बात की है अलीमा खानम ने, उन्होंने ये कहा है कि जनाब इमरान खान ने ये कहा है कि एक तो उन्होंने ये बताया कि जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है अलकादर ट्रस्ट वाला, वो कहते उसका जनाब आज इमरान खान ने बाइकाट किया। वो बाइकाट क्यों किया? जो कहते मीडिया वहां नहीं था इसलिए बाइकाट कर दिया इमरान खान ने। एक बात। दूसरा उन्होंने ये कहा कि इमरान खान ने कहा कि आज मैं आखिरी पत्ता जो है, लास्ट कार्ड, जो उनका लास्ट कार्ड मेरे पास है, वो दिखाने लगा। तो वो कहा कि हमने फिर कहा, वो कहती है कि वो ना दिखाएं, हमें पता है क्या कार्ड है वो। तो वो कार्ड क्या है? ये इनके बंदे अडियाला जेल से 3-4 जो लीडर हैं, उमर अयूब साहब हो गए, राजा बशारत साहब वजीर कानून है पंजाब के, वो हो गए, और अहमद चट्टा साहब हैं, हामिद नासिर चट्टा के साहबजादे, वो हो गए। वो कुछ लोग उन्होंने गिरफ्तार किए मुख्तलिफ मुकदमात में बाहर से। ये कह रहे हैं जनाब हमारे पास जो है ये पेशावर हाई कोर्ट ने जनाब हुक्म दिया हुआ है उमर अयूब के हवाले से जनाब गिरफ्तार न किया जाए। वो और भी बहुत सारे मुकदमात हैं, वो तो 24 नवंबर वाले मुकदमात में उन्होंने उनकी जो है वो राहदारी बेल जल्द हफाजती जमानत ली होगी। तो बाकी का वो जी फिर बाबरवान साहब जो है उन्होंने जो पता है वो तकरीबन शो कर दिया है। उन्होंने ये कहा बाबरवान साहब ने कि हमने जज को बता दिया कि अब ये बड़ी ज्यादती हो रही है, तो कल कोई अडियाला जेल नहीं जाएगा, यानी कि अदालती कार्रवाई का बाइकाट। मुझे जो समझ आई है, उन्होंने जो मीडिया के साथ बात की है, जो मुझे समझ आई है कि नहीं जाएगा। और दूसरा वो जो पता था जेल में बैठा हुआ एक शख्स जो है उसके पास क्या पता हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा यही पता हो सकता है ना कि जनाब मैं बाइकाट कर रहा हूं,
अगर बाइकाट करेंगे फिर बाहर जो है वो जो ISPR कह रहा है, जो फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग में कहा गया है कि बैरूनी ताकतों के इशारे पे, बल्कि तैयार ही वो करके देते हैं इनको यार, बयानियां तैयार ही वो करके देते हैं। कुछ थिंक टैंक है जिनको ऐसा बयानिया बना के देता है, जो ऐसी राह सजाता है इनको। अब ये बाइकाट करेंगे, पूरी दुनिया में शोर मचाएंगे, देखें जनाब बड़ा जुल्म हो रहा है, वो तो पेश ही नहीं हो रहा, अदालतें एक तरफा कार्रवाई कर रही हैं। 190 मिलियन वाला जो केस है, 190 मिलियन वाला, उसमें तो सिर्फ फैसला आना बाकी है। 342 का बयान होना है, मुल्जिम का जो बयान होता है। बुशरा बेगम जो है वो मफरूर है, भागी हुए फ्रंट निकले हुए उनके, और मुझे नहीं लगता कि वो आए भी इन मुकदमात का सामना करने के लिए आए, मुझे नहीं लगता वो आए। वो निकल गई हुई है पेशावर, वो आने के लिए तैयार नहीं लग रही मुझे। अगर आना होता तो इतनी पेशियां हो गई हैं, वो जुलूस की क्यादत करके इस्लामाबाद तक आ सकती हैं, अदालत तक नहीं जा सकती। ये अजीब इनका मामला। और मेरा ख्याल जो मैंने अर्ज किया यही है कि ये बाइकाट कर देंगे और फिर उसकी बुनियाद पे पूरी दुनिया में शोर मचाएंगे, और इनकी जो लॉबिंग फर्में हैं और जो इनके पीछे कुव्वतें हैं वो फिर उसको उछालेंगी। ये है इनके पास लास्ट का। और इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान ये होगा कि जो इमरान खान साहब के खिलाफ GHQ वाला केस है वो कहाँ जाएगा? वो मिलिट्री कोर्ट में जाएगा। वहां कैसे इनकार करेंगे जब उनकी कस्टडी में होंगे, सामने अदालत के सामने खड़े होके? वहां कैसे ये इनकार करेंगे, कैसे बाइकाट करेंगे? वहां तो कार्रवाई चलती रहनी है। अगर ये किसी वकील की वहां खिदमत हासिल नहीं करेंगे तो इनकी तरफ से वो जो मिलिट्री कोर्ट है वो कोई वकील मुकर्रर कर देगी। ये अदालत के पास इख्तियार होता है, सिविल अदालतों के पास भी इख्तियार होता है, और जो फौजी अदालत है या कोर्ट मार्शल होता है उसके पास भी ये इख्तियार होता है। जो फर्द जो नुमाइंदगी है ना, उसमें जो बड़ी अहम बात है, जो इस्तिगासा ने मेरा ख्याल है कि उसमें बड़ी, वो कहते हैं कि मेहनत के साथ ये सारा जो है ये चालान जो है ये तैयार किया है। उसमें उन्होंने बताया है जैसे लाहौर में 8 मुकदमात ने उनकी जमानत के जो दरखास्तें खारिज हुई थी, तो वो जज साहब ने लिखा था जनाब ये जो इमरान खान साहब का बयान श्यान होता था ना जनाब, मैं श्रीलंका, पाकिस्तान में श्रीलंका में जैसे हालात हो जाएंगे, वहां ऐवान सदर में घुस गए थे लोग, तो ये सारी चीजें जो है वो वहां जो रिकॉर्ड पेश किया गया था वही रिकॉर्ड जो है उसी तरह की शहादतें जो है ये GHQ वाले केस में है कि जब मास्टरमाइंड इमरान खान साहब हैं, पहले से इन्होंने एक मुनज़्ज़म साजिश की, प्लानिंग की, जो मिलिट्री अहदाफ जो है अस्करी तनसीबात, वहां वो अहदाफ मुकर्रर किए कि कहाँ कहाँ हमले करने हैं, उनमें GHQ भी शामिल था। ये सारी चीजें, ये सारी चीजें 7 तारीख को जनाब युज़मान पार्क में इजलास हुआ, वहां क्या बातें हुई, और 9 मई को जब गए हैं तो इस्लामाबाद जब गिरफ्तार हुए जिस तारीख को जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो वो सारे जो उनके पास रिकॉर्डिंग मौजूद हैं, गवाह मौजूद हैं, तो ये कैसे बच सकते हैं उससे? और फिर अगर मामला उधर चला गया मिलिट्री कोर्ट में तो फिर क्या होगा? और मिलिट्री कोर्ट में जो मिलिट्री कोर्ट वाला मामला है ना सुप्रीम कोर्ट में, वो उसकी समाअत जो है वो जनाब 9 दिसंबर को आईनी बेंच कर रहा है, सरदस्त 6 रुकनी बेंच कर रहा है। हो सकता है वो जो काज लिस्ट है, जो बेंच है, रोस्टर जो है उसमें तरमीम हो जाए और एक नए साहब जो है यानी 7 रुकनी वो बेंच हो जाए। अपील है ना वो, उस पर आगे जाके बात करता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं ये बात करूंगा कि जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने या अफरीदी साहब के नाम एक और खत लिखा है। आज 6 दिसंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है, बड़ा अहम इजलास है। एक तो उसमें सिंध हाई कोर्ट में जो जजों की खाली असामियां है, वहां एडिशनल जजों का तकर्रुर जो है उसकी नामजदगियां होनी है, और दूसरा पेशावर हाई कोर्ट में जो जजों की असामियां खाली हैं वहां एडिशनल जजों का तकर्रुर होना है। इसके अलावा एक खत लिखा हुआ है आईनी बेंच ने। आईनी बेंच की जो कमेटी है ना, प्रोसीजर कमेटी, बेंचों की तश्कील के हवाले से और मुकदमात की तफवीज़ के हवाले से, आईनी बेंच की जो आईनी बेंच के सरबराह मीनुद्दीन खान साहब, जमाल खान मंदोखेल साहब और मोहम्मद अली मदर साहब पर मुश्तमिल है, उन्होंने जुडिशल कमीशन का खत लिखा हुआ है। वो खत उन्होंने क्या लिखा हुआ है? उन्होंने खत ये लिखा हुआ है, ये 21 नवंबर को ये आईनी जजेस कमेटी जो है उसने ये खत लिखा था कि जनाब ये 7 रुकनी बेंच है, ये 5 रुकनी बेंच जो था उसने ये फैसला दिया था। वो बेंच कौन सा था?
जिसने ये फैसला दिया था कि जनाब ये सिविलियन जो है इनका ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं हो सकता, वो थे जनाब एजाज अल हसन साहब, मुनीब अख्तर साहब, याहिया फरीदी साहब, मुज़ाहर अली अकबर नकवी साहब और आयशा मलिक साहब। वो कहते हैं, अच्छा बाद में फिर हुकूमत ने अपील की और अपील में जो फैसला था वो मुअत्तल हो गया था ये वाला। उन्होंने कहा जब ट्रायल आप करें लेकिन फैसला ना सुनाए, फैसला जो है वो मशरूत होगा हमारा जो अपील का, हम जो हतमी फैसला करेंगे उसके साथ। तो अब ये आईनी बेंच में केस लगा था, तो 21 नवंबर को ये पता चला कि आयशा मलिक साहबा तो जो है वो फैसला सुनाने वाले, वो तो फिर अपील नहीं सुन सकती। तो उसके लिए उन्होंने ये कहा कि जब एक साहब जो है आईनी बेंच में और शामिल कर लिए जाए आयशा मलिक साहबा की जगह, तो वो ख्याल ये है कि जो शाहद बिलाल हसन साहब हैं वो अब इस बेंच का हिस्सा बनने वाले हैं। यानी लेकिन 9 तारीख को 6 रुकनी बेंच के सामने लग गया है, लेकिन अभी उसमें देर है। आज 6 दिसंबर को वो अजलास है, तो हो सकता है उस अजलास में वो 7 रुकनी जो आईनी बेंच है वो उसमें शाहद बिलाल हसन साहब जो वो फौजी अदालतों वाला केस जो है वो 1-2 पेशियां बस होनी है उसकी, ज्यादा लंबा ये केस चलना नहीं है। अगर हुकूमत की अपील मंजूर हो जाती है, 75% तो मंजूर हो चुकी हुई है ना, वो फैसला मुअत्तल है। अगर मंजूर हो जाती है तो इसका मतलब यह है कि सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है, कोर्ट मार्शल हो सकता है। अगर फैज अमीर साहब का ट्रायल हो सकता है तो फिर मेन मुल्ज़िम जो है उनके साथ शरीक रहे हुए हैं इमरान खान साहब, उनका फौजी अदालत में ट्रायल क्यों नहीं होगा? ये एक सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात, ये इशारा दे रहा हूं कि मामला जो है उधर चला जाना है। और जो सैयद मंसूर अली शाह साहब है ना, उन्होंने जो खत लिखा है ना चीफ जस्टिस के नाम, इन्होंने पहले भी ये खत लिखा था। इन्होंने 5 नवंबर को जुडिशल कमीशन का पहला इजलास 26वीं आईनी तरमीम की रोशनी में वो तय था, तो इन्होंने 31 अक्टूबर को ये खत लिखते हैं याहिया फरीदी साहब को कि जनाब बहुत सारी दरखास्तें हैं जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आई हुई हैं, तो पहले उनका फैसला कर लिया जाए, फुल कोर्ट बना दी जाए। हम जो कमेटी है प्रोसीजर कमेटी, तो उसका अजलास बुलाना चाह रहे हैं। याहिया फरीदी साहब ने लिफ्ट नहीं करवाई, तो इन्होंने फिर मुनीब अख्तर साहब के चैम्बर में मीटिंग की, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब ने ये अजलास करके रजिस्ट्रार को ये हुक्म जारी कर दिया। हालांकि अजलास जो बुलाने जो रूल्स हैं प्रोसीजर कमेटी के अंदर, जो चेयरमैन है सरबराह है कमेटी का, उसने इजलास बुलाना होता है। ये कहते हैं असि तो क्या से बुलाओ, तो बुलाया नहीं, फिर आप इजलास कर लिया, ये इन्होंने कहा। तो रजिस्ट्रार को कह दिया जनाब जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें हैं ना, वो 4 नवंबर को फुल कोर्ट के सामने लगा दी जाए। फिर इन्होंने याहिया फरीदी साहब के नाम में खत लिखा कि जनाब ये फैसला हुआ था लेकिन रजिस्ट्रार ने हमारी बात नहीं मानी, तो आप जो है फुल कोर्ट के सामने ये जो दरखास्तें 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वो लगा दें जनाब, कागज जारी कर दें। वो नहीं, बल्कि 5 को अजलास हो गया। अब 5 नवंबर को जब अजलास होता है तो मुझे ये लग रहा था कि जो जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब जो ये कहेंगे कि जो पहला आईनी बेंच है वो तमाम जजों पे मुश्तमिल होना चाहिए और पहले 26वीं आईनी तरमीम का फैसला कर लिया जाए। ये इस तरफ आई नहीं, वहां 26वीं आईनी तरमीम और उसके खिलाफ जो दरखास्त है उसका जिक्र ही नहीं हुआ। नामों में इतराज होते रहे कि मुइनुद्दीन खान को बेंच का सरबराह नहीं होना चाहिए, इन्होंने इतराज किया, मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब ने। दोबारा अब इन्होंने अब जो इजलास हो रहा है आज, उसको मौखर करवाने के लिए सैयद मंसूर अली शाह साहब ने एक और खत लिख दिया है। ये खत लिखा इन्होंने 4 दिसंबर को और मंजर आम पे आया 5 दिसंबर को। यानी एक दिन 24 घंटे गुजर गए लेकिन याहिया फरीदी साहब ने इस खत पे कुछ नहीं किया। अगर करना होता तो मौखर कर देते। आज उसका इजलास हो रहा है, उस खत में जो मंसूर अली शाह साहब ने लिखा है वो मुझे बड़ी अजीब बात लगी है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज की तरफ से ये मौकफ जो इख्तियार किया गया, वो कहते हैं जनाब ये जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें हैं ये मुस्तरद भी हो सकती हैं, मंजूर भी हो सकती हैं। अगर मंजूर हो जाती हैं और कलदम हो जाता है 26वीं आईनी तरमीम जो है वो कलदम हो जाती हैं, आर्टिकल जो है, तो फिर वो कहते हैं कि जुडिशल कमीशन के जो फैसले हैं उनकी वक़्त खत्म हो जाएगी, बेहैसियत हो जाएंगी। और दूसरा कि ऐसी सूरत हाल में वो ये कहते हैं कि ऐसी सूरत हाल अदारे और जो मेंबर्स हैं, जज जो हैं, उनके लिए शर्मिंदगी का बायस बनेगी। यानी अगर हम जजों का तकर्रर कर देते हैं और 26वीं आईनी तरमीम जो उड़ जाती है, कलदम हो जाती है, तो
वो उनका जो तकर्री है वो वापस हो जाएगी। क्या, कैसे वापस हो जाएगी? ये सबको पता है। अगर कोई कानून नाफज है और कुछ अरसे बाद वो कलअदम हो जाता है तो उस कानून के तहत किए गए फैसले और इकदाम जो है उनको तहफ़्फ़ुज़ होता है। ये कैसे हो सकता है? ये फिर इसका मतलब यही अफरीदी साहब ने जो अब तक किया है, या आईनी बेंच ने जो कुछ किया है, या रेगुलर बेंच के तौर पे आप जो कुछ करते रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम के तहत, ये सारा कुछ रिवर्स हो जाएगा। ये बड़ी अजीब बात की है। और दूसरी बात ये है, पहले भी मैंने अर्ज किया जब इन्होंने खत लिखा है कि मैंने ये कहा था इजलास बुला के मुनीब अख्तर साहब मेरे ख्याल में और मंसूर अली शाह साहब ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है, रूल्स की खिलाफ वर्जी की है, आइन को मुअत्तल करने की कोशिश की है, अपना जहन पहले ही बता दिया है कि आप ये 26वीं आईनी तरमीम में ठीक नहीं है, पहले इसका फैसला कर लिया जाए। ये ख्याल ही ज़ाहिर कर रहे हैं ना, अपने जहन बता रहे हैं कि ठीक नहीं है, अदलिया की आज़ादी पे कतल लग गई, ये हो गया वो हो गया। वैसे तो जो आइन का आर्टिकल है 239 की मरतबा में बात कर चुका हूं, उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी आईनी तरमीम जो है वो किसी अदालत में चैलेंज ही नहीं हो सकती, उसके खिलाफ फैसला ही नहीं दिया जा सकता। ये और दूसरा उसमें ये भी वजाहत कर दी गई हुई है कि जो पार्लियामेंट है उसके पास ये कुल्ली इख्तियार है कि कोई भी तरमीम कर सकती है आइन में। इन्होंने खुद ही 1990 की दहाई में महमूद अचकदे केस के बाद फिर वकला महाज केस और फिर वो जो फौजी अदालतों वाला केस, कई एक मुकदमा इन्होंने खुद साख्ता इख्तियार अपने पास ले लिया हुआ है कि जनाब अगर बुनियादी आईनी ढांचा बना दिया, खुद ही अपने फैसले के जरिए, आइन में कोई नहीं है। और फिर ये कह दिया जनाब अगर अदलिया की आज़ादी के मुनाफी कोई तरमीम होगी ना तो उसका हम जायजा ले सकते हैं। इस तरह का कर दिया। आज तक कोई आईनी तरमीम वैसे कलअदम हुई नहीं है, लेकिन इन्होंने ये अपने पास इख्तियार रखा हुआ। अब जो मंसूर अली शाह साहब हैं वो तो खुद मुतासरा फरीक है। 26वीं आईनी तरमीम की वजह से वो चीफ जस्टिस नहीं बन सके थे, वरना जो पहले कानून था, आइन था, उसके मुताबिक तो सीनियर तरीन जज जो है उसने सीधा सीधा चीफ जस्टिस बन जाना था। फिर तो यह फरीदी साहब ने बनना ही नहीं था। मुनीब अख्तर साहब भी मुतासरा फरीक है। और फिर मुतासरा फरीक जो है अपना केस कैसे सुन सकता है? कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा हुआ है। वो जो फुल कोर्ट की बात कर रहे हैं, अच्छा ये कह रहे हैं ये फुल कोर्ट सुन सकती है, ये फुल कोर्ट भी नहीं सुन सकती सर। फुल कोर्ट उस सूरत में सुन सकती है कि जुडिशियल कमीशन जो है तमाम जजों पे मुश्तमिल एक आईनी बेंच बना दे। जब तक वो आईनी बेंच में शामिल नहीं होंगे तमाम जजेस, फुल कोर्ट जो है, फुल कोर्ट को आईनी बेंच डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, तब तक वो समाअत नहीं कर सकती। अच्छा दूसरा, ये अगर देखा जाए जो मैंने कहा ना कि कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी अपना मतलब का केस सुन, इसमें जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब भी मुतासरा फरीक है। वो तो सीधे सीधे मुनीब अख्तर साहब भी मुतासरा फरीक है, उनका नाम भी मुस्तरद हुआ। या फरीदी साहब जो है वो भी, उन्होंने भी फायदा लिया। यानी जिसका नुकसान हो रहा है या जिसका फायदा हो रहा है 26वीं आईनी तरमीम से, उन सबको वो केस नहीं सुनना चाहिए। मोहम्मद अली मदर साहब जो है उनका भी फायदा हो रहा है 26वीं आईनी तरमीम से। पहले उन्होंने रिटायर हो जाना था, लेकिन अब जो है वो या फरीदी के बाद जो लोग बचेंगे चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए, उनमें मोहम्मद अली मदर साहब भी होंगे, आयशा मलिक साहबा भी मुतासर हुई हैं, शाहद वहीद साहब भी मुतासर हुए। ये सारे लोग तो फुल कोर्ट में शामिल ही नहीं हो सकते। इस खत की बुनियाद पे क्या ये नहीं कहा जा सकता कि जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के मुतासरा हैं, इसलिए वो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें जो है उनका फैसला करना चाहते हैं और उन दरखास्तों को मंजूर करना चाहते हैं। क्या ये नतीजा नहीं निकलता इससे? बहरहाल ये जो पहले उन्होंने लिखा था वो उस वक्त ही मैंने कहा था कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी हो रही है। अब जो खत लिखा है आइन में लपेट के, इसका नतीजा भी यही निकलता है। और मेरी इत्तला मुताबिक मैंने एक विलाग भी किया था कि लाहौर के एक लॉ फर्म से इस हवाले से एक रेफरेंस जो है वो भी तैयार करो, फीस दे के रेफरेंस तैयार करवाया। अब वो फाइल होता है नहीं होता है, वो कोई प्राइवेट बंदा जो है वो फाइल करता है, हुकूमत की फाइल होता है, बहरहाल रेफरेंस जो है वो तैयार करवाया गया है। ये मैं पूरे वसूख के साथ हादसे बहुत, वो फर्म जो है जिसने वो किया है, वकील जिसने, उसने मुझे बताया कि मैंने तैयार करके दिया है रेफरेंस जो है इस हवाले से, जो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी। ये इस तरह तो हो रहा है जनाब। और वो जुडिशल में मुझे लग रहा है कि जुडिशल कमीशन का इजलास भी हो जाना है, उसमें वो सिंध हाई कोर्ट के जजेस हैं एडिशनल, उनकी नामजदगी हो जानी है, पेशावर वाली भी हो जानी है। हाँ ये वहां रोला शोला जरूर डालेंगे
मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब को पहले उसका फैसला कर लिया जाए, पहले उसका फैसला, लेकिन अक्सरियत दूसरी तरफ है। अगर इजलास हो गया तो अक्सरियत ने कहाँ मानना है? उन्होंने फैसला जो एजेंडा है उसके मुताबिक करके इधर उधर मार परे मार। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।